विश्व के मरुस्थलों की चर्चा करेंगे तो हम दो प्रकार के मरुस्थलों की चर्चा करेंगे। एक मरुस्थल जो उष्ण होते हैं और एक ऐसे मरुस्थल जो कि शीत मरुस्थल होते हैं। दुनिया में अगर हम कहें कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो वह होगा अंटार्कटिका मरुस्थल। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा मरुस्थल जो होगा शीत मरुस्थल वो होगा अंटार्कटिका। दुनिया में अंटार्कटिका सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। अंटार्कटिका के बाद इधर आर्कटिक प्रदेश आता है जो कि आर्कटिक के पूरे इलाके का हिसाब किताब पूरा इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो उसके बाद आर्कटिक मरुस्थल का नाम आता है। अगर सबसे बड़ा मरुस्थल की बात की जाए तो सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है, फिर आर्कटिक है, उसके बाद आता है सहारा का मरुस्थल, सहारा के बाद अरेबियन, और अरेबियन के बाद आता है फिर आपका ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब कि दूर दूर तक हमें किसी भी प्रकार का कुछ भी और जो टोपोग्राफी है वो बिल्कुल एक ही समान दिखाई देता है, उसके अलावा अन्य कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मरुस्थल का संबंध सिर्फ रेत से ही नहीं है, बल्कि यदि बर्फ़ भी भारी मात्रा में चादर की तरह अगर बिछ जाती है तो भी हम उसको डेजर्ट ही कहते हैं, यानी कि रेगिस्तान या मरुस्थल ही कहते हैं। ठीक है, मूल रूप से मरुस्थल को हम रेगिस्तान से संदर्भित करके समझते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ रेत की ही बात नहीं होती है, बर्फ से ढके भाग भी मरुस्थल कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम मरुस्थलों को समझेंगे। अगर बात करें दुनिया में, दुनिया के सभी मरुस्थल उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। तो वह चीज़ मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ कि 30 डिग्री से लगभग यह 30 डिग्री वाला इलाका हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से बना करके आपको समझाया जाए, ठीक है, तो 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ, ठीक ना। अगर इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा लें इस तरीके से, अगर हम और इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 30 डिग्री से 40 डिग्री साउथ का जो इलाका यह होगा, ठीक ना, यह उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का होगा। इसी तरीके से 30 डिग्री अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ की बात करेंगे, ठीक है, यह हो गया 40 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ पर अगर हम चलें, 40 डिग्री नॉर्थ से अगर हम 30 डिग्री नॉर्थ तक चलें तो लगभग में यह इलाका आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इलाका लगभग में है। तो इन उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, ठीक है, पहली बात क्या हो गई आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों में, पहली बात। दूसरी बात हो जाएगी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों में। अब कौन कौन से मरुस्थल हैं, इन मरुस्थलों को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम उष्ण मरुस्थलों की बात करेंगे, यानी कि गर्म मरुस्थलों की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक मरुस्थल है पैटागोनिया, ठीक है, पैटागोनिया, यहाँ मरुस्थल है। ये वाला इलाका जो है नामीब, और यहाँ एक मरुस्थल है कालाहारी, ठीक है। नामीब मरुस्थल नामीबिया में है, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, नामीबिया में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना और नामीबिया के बॉर्डर पे है।
बोत्सवाना और नामीबिया के बॉर्डर पे है। ऑस्ट्रेलिया में अगर बात की जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ मरुस्थल देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रेट सैंडी, ठीक है, गिब्सन, और जो सबसे बड़ा है वो है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया। ये मरुस्थल उष्ण मरुस्थल हैं, ठीक है। अगर हम इधर बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल, ठीक है, अरबियन मरुस्थल, यहाँ पर अरबियन मरुस्थल, ये हो गया आपका सहारा, ये हो गया सोनोरान, सोनोरान मरुस्थल अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर है। इसके ठीक ऊपर मोजेब है, इसी के ठीक ऊपर मोजेब है, ठीक है। सहारा का जो पूर्वी भाग होता है इसको बोलते हैं नूबियन मरुभूमि। ये सहारा का ही पार्ट है, सूडान में पड़ता है, तो कभी कभी अलग पूछ लिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नूबियन मरुभूमि, ठीक है, सूडान में है, ठीक है, इसको अगर आप नोट करें, ठीक है, तो नूबियन मरुभूमि सूडान में है, ठीक। थार भारत में है, यहाँ पर एक मरुस्थल पड़ता है, ठीक है, लगभग वहाँ नहीं, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, शीतोष्ण मरुस्थल की या शीत मरुस्थल की, तो ये है गोबी, ठीक। इसके अलावा तकलामाकन, तकलामाकन चीन में है, और गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन के बॉर्डर पर है, जिसको मंगोलिया मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ और शीत मरुस्थल है इसी तरीके से तुर्कमेनिस्तान में, यहाँ एक मरुस्थल है, इतना दूर नहीं जाएंगे, इसी के मतलब कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 40 डिग्री अक्षांश के पास में ही है एक मरुस्थल, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, काराकुम। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। एक और मरुस्थल यहाँ पर किजिलकुम है, किजिलकुम, किजिलकुम तुर्कमेनिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान प्लस कजाखस्तान, कजाखस्तान तीनों देशों में है। ये शीत मरुस्थल है, ठीक। गोबी दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। अगर गोबी की बात की जाएगी तो गोबी मरुस्थल सबसे ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, मतलब रेत होते हुए भी बहुत ठंडा है। सबसे गर्म कौन है? सहारा, ठीक है, सहारा सबसे गर्म है। पैटागोनिया ये आपका अर्जेंटीना में पड़ता है, पैटागोनिया अर्जेंटीना में पड़ता है। एक और मरुस्थल यहाँ पर है, ठीक है, अटाकामा, अटाकामा चिली में पड़ता है, ठीक है, अटाकामा चिली में पड़ता है। ऊपर एक मरुस्थल जो कि ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, ठंडा मरुस्थल है ये, ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन, ठीक है। मोजेब सिएरा माद्रे, मोजेब वृष्टि छाया में पड़ता है, ठीक है, रेन शेडो एरिया में पड़ता है, वृष्टि छाया में पड़ता है मोजेब, है ना। सिएरा माद्रे के पीछे है, सिएरा माद्रे पर्वत चोटी के या पर्वत श्रेणी के पीछे है, ठीक है, मोजेब। तो इसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और मरुस्थल हैं, जैसे कि ईरान की बात की जाएगी अगर, तो ईरान में कुछ मरुस्थल हैं यहाँ पर, दस्त ए लुट, दस्त ए लुट और दस्त ए काबिर, ठीक है, दस्त ए लुट एंड दस्त ए काबिर, ये दोनों जो मरुस्थल हैं वो ईरान में हैं। यहाँ पर यूएई में भी कुछ मरुस्थल हैं, ठीक है, यूएई में भी कुछ मरुस्थल हैं, ठीक है, नाफद, हमद, रूब अल खाली, ठीक, ये जो तीनों मरुस्थल हैं ये यूएई में है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
और ये पैटागोनिया हमने बताया, हालांकि पैटागोनिया शीत मरुस्थल है, ठीक है, पैटागोनिया रेड से मत लिखिएगा आप, पैटागोनिया शीत मरुस्थल है, ठीक है, पैटागोनिया जो है शीत मरुस्थल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं, आपको इनको याद रखना है, ठीक है। ग्रेट बेसिन मैंने आपको बता ही दिया, अटाकामा चिली हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका में, ये उत्तरी अमेरिका में, ये अफ्रीका में, ये एशिया में, या ऑस्ट्रेलिया में। अंटार्कटिका तो खुद एक शीत मरुस्थल है, ठीक है, अंटार्कटिका खुद एक शीत मरुस्थल है। इसके अलावा एकमात्र महाद्वीप ऐसा दुनिया का यूरोप, नोट कर लीजिएगा, जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे परिप्रेक्ष्य हैं जिनके कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे प्रश्न क्या है, दो प्रकार की हवाओं की यहाँ चर्चा करेंगे। पहला जो हवा का प्रकार है, हवाएं देखिए जो पौने होती है ना, वो दो प्रकार की है, मैं आप चर्चा करेंगे, एक सुदूरवर्ती और एक तटवर्ती, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप में हो जाएगा लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, सुदूरवर्ती और तटवर्ती। देखिए ये अगर जल है, ठीक ना, तो इधर से हवाएं चल रही हैं, ठीक, तो ये क्या है कि अगर तट से समुद्र की तरफ आ रही है, ठीक ना, ये जो होगी आपका सुदूरवर्ती होगी, और ये जो होगी वो तटवर्ती, तट के पास में चलने वाली तटवर्ती। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है समझिए। हवाएं आप देखिए कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, ठीक है, अगर हम पैटागोनिया को छोड़ दें, पैटागोनिया तो शीत मरुस्थल है, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो सभी मरुस्थल, जैसे ये आपका अटाकामा हो गया, नामीब हो गया, सहारा हो गया, मोजेब, सोनोरान, ग्रेट बेसिन हो गए, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हो गए, ये सब आपको अगर देखने को मिलेंगे तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में देखने को मिलेंगे। अरबियन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा है, थार भी पश्चिमी भाग में है, ठीक है, चाइना में गोबी, तकलामाकन, किजुलकुम, काराकम, ये सब पश्चिम की तरफ आप देखेंगे, ठीक है। इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है, व्यापारिक पौने, पश्चिमी वो पछुआ पौने, बहुत कुछ है यहाँ पर। अगर हम व्यापारिक पौनों की बात करेंगे तो ये क्षेत्र उच्च दाब व्यापारिक पौनों में आता है, जहां पर हवा का आरोहण होता है, यहाँ हवा का आरोहण हो रहा है, ठीक, इस भाग में, पूर्वी भाग में, ईस्ट साइड में, जबकि अवरोहण होता है वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड में अवरोहण यानी कि हवाएं उतरती हैं। तो जब हवाएं उतरती भाई, और सबसे बड़ी बात कि 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र है वो अश्व अक्षांश का क्षेत्र आता है, हवाएं ऊपर से नीचे आती हैं, तो जब ऊपर से नीचे आती हैं तो बहुत ज़्यादा उनमें प्रेशर होता है, दबाव होता है, तो बारिश नहीं कराती, ठीक, और वर्ष भर में 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम जहां बारिश होती है वह क्षेत्र मरुस्थल बन जाता है, ठीक है। मरुस्थल होने के लिए परिभाषा क्या होनी चाहिए कि वह क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, ठीक है, उस क्षेत्र को हम मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। वर्षा, शीत मरुस्थल की अगर हम बात करेंगे, जैसे भारत में एक शीत मरुस्थल लद्दाख है, आप यहाँ नोट कर सकते हैं, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख भारत में शीत मरुस्थल है। तो वर्षा, वो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, रैन की बात नहीं की जा रही है, वो प्रेसिपिटेशन में है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन में है, रैन नहीं हो रहा है, ठीक है, रैन, स्नोफॉल, ठीक है, ड्यू, ये सब चीज़ें, ओस कोहरा, ये सब चीज़ें ना वर्षण में आती हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन में आती हैं, ठीक है, जबकि केवल यहाँ रैन की बात हो रही है। तो रैन तो यहाँ होता नहीं है, स्नोफॉल होता है। तो रैन जहाँ यानी कि वर्षा जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम होती है वह क्षेत्र मरुस्थल हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे पश्चिमी भाग में क्यों, तो एक दूसरा कारण है। दूसरा कारण क्या है कि पश्चिमी भाग में ही इसलिए है क्योंकि पश्चिमी भागों जो मरुस्थल हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं और महासागरों के पूर्वी भाग पर हैं। देखिए ये अटलांटिक महासागर है तो इसके पूर्वी भाग पे है, ये प्रशांत महासागर है इसके पूर्वी भाग पे है, ये हिंद महासागर है इसके पूर्वी भाग पे है, ठीक है। तो महासागरों के पूर्वी भाग में है, इसका मतलब है कि क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि महासागरों के पूर्वी भाग में ठंडी जलधारा बहती है। महासागरों के पूर्वी भाग में ठंडी जलधाराएं बहती हैं। इन्हीं ठंडी जलधाराओं के कारण वहाँ की नमी बिल्कुल सोख ली जाती है, ठीक है, और वह एकदम वह क्षेत्र जो है शुष्क हो जाता है। जब शुष्क हो जाता है तो वहाँ बारिश होती ही नहीं है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। तो मरुस्थल के निर्माण की यही
प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है।